Hello, Namaskar, good morning everyone. I am Ojas Shankar from HIS and today I am back with the analysis of the Hindu newspaper of 14th of June 2024. आज भी मैंने कुछ आर्टिकल्स को फाइंड आउट किया है और हम लोग देखेंगे कि कैसे इन आर्टिकल्स की मदद से हम लोग यूपीएससी में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन प्लस मेंस एग्जामिनेशन में कुछ एज पॉइंट्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला आर्टिकल जो होगा वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है कि हम लोग उसमें अपने एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएं, उसको लेके आगे के क्या एम्स हैं, क्या गोल्स हैं, उस पर डिस्कशन होगा। हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर सर ने इस पे क्या बात की। दूसरा चाइना और ताइवान के इशू पे होगा। तीसरा है कि अजीत डोभाल सर नए या फिर कह सकते हो कि फिर से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अपॉइंट हुए हैं। हमारे लिए इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये अपॉइंट कैसे हो रहे हैं। ये लोग जो भी पीएमओ में या अदर स्टाफ्स अपॉइंट होते हैं वो कैसे अपॉइंट होते हैं, इसके प्रोसेस को समझेंगे हम लोग। और चौथा पाम ऑयल इंपोर्ट्स पे। ठीक है, तो नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट आर्टिकल। पहला आर्टिकल है कि टारगेट इज टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। राजनाथ राजनाथ सिंह सर ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर है हमारे देश के। अभी ओथ सेरेमनी हो रही थी जब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की, तो आपने देखा होगा कि प्राइम मिनिस्टर के बाद दूसरे नंबर पे इन्होंने ही शपथ ग्रहण किया। इनका कहना है, और ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, कि हमें सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ना है। क्यों जरूरी है, पहले ये समझते हैं कि क्यों चाहिए हमें सेल्फ डिफेंस में। सेल्फ रिलायंस क्यों चाहिए डिफेंस में हमें। देखिए, सबसे पहली चीज, इंडिया सिप्री की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है। ठीक है, इम्पोर्टर है मतलब इसमें हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं, हमारे पैसे जा रहे हैं ना बाहर। अगर हम लोग सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे इसमें तो हमारे पैसे बाहर जाना बंद कर देंगे, हमारी इकोनॉमी में हमारा ही पैसा रहे। हम लोग इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे, इंडिया से ही प्रोक्योरमेंट होगी, तो ये पैसा हमारी इकोनॉमी में रहेगा, तो एक तो इकोनॉमिक फायदा हो गया। दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो हमारे इक्विपमेंट्स पे बहुत हद तक डिपेंड करती है। हमारे जो वीर जवान है वो तो है ही, बट उनको भी इक्विपमेंट्स तो चाहिए ना। अगर उसकी टेक्नोलॉजी बाहर से आ रही है तो मतलब विदेशी देशों को भी उसके बारे में पता चलने की एक आशंका है, एक चांस है कि उनको भी पता चल जाए। इसलिए अगर ये टेक्नोलॉजी हम लोग खुद से डेवलप करें तो ये हमारे लिए ज्यादा सिक्योर्ड भी होगी। और क्या जरूरत है, अगर हम लोग सेल्फ सेल्फ रिलायंट होंगे तो हम लोग एक्सपोर्ट भी ज्यादा कर पाएंगे। जब ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो हम लोग एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की भी एक भूमिका हमारी होगी। दूसरा, हमारी इकोनॉमी को भी एक फायदा होगा। इकोनॉमी को ऐसे फायदा होगा कि हमारे पास पैसे आएंगे सामान बेचने से, तो इसका भी एक फायदा हो रहा है। सिक्योरिटी प्रोवाइडर से हम लोग एक सॉफ्ट पावर भी बन रहे हैं प्लस हार्ड पावर भी बन रहे हैं, कि हमारी मिलिट्री, हमारे इक्विपमेंट्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ब्रह्मोस है, हमने रशिया की मदद से बनाया, रशिया और इंडिया दोनों ने मिलकर बनाया। अगर ये कोई एक सैटेलाइट जो है, सॉरी सैटेलाइट कह रहा हूँ, कोई एक मिसाइल इंडिया ने इंडिजिनसली इंडिजिनसली डेवलप किया, फॉर एग्जांपल अग्नि 10 बनता है आगे चल के, इंडिया ये अकेले डेवलप कर ले कोई बैलिस्टिक मिसाइल, और ये किसी देश को भेज दे, फॉर एग्जांपल फिलीपींस को या वियतनाम को, तो इससे फायदा होगा ना भारत को। इससे पैसा मिलेगा ना इंडिया को, तो इकोनॉमी भी डेवलप की, सॉफ्ट पावर भी डेवलप किया, हार्ड पावर भी डेवलप किया, एक फ्रेंडशिप भी डेवलप हुई एक देश के साथ जिसको हमने एक्सपोर्ट किया, तो ये सारी चीजें होंगी। इसलिए ये सेल्फ रिलायंट होना डिफेंस सेक्टर में हमारे लिए काफी जरूरी चीज। ठीक है, ये हो गई दो बातें। अब डिफेंस मिनिस्टर सर का क्या कहना है, कि हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे 2028-29 तक लगभग 50,000 करोड़ रुपयों का डिफेंस एक्सपोर्ट, 50,000 करोड़, विच इज अज ह्यूज अमाउंट। ठीक है, एज कंपेयर टू इंडिया आज से कुछ सालों पहले तक 10,000 या 5,000 करोड़ का भी एक्सपोर्ट नहीं करता था, और अभी हम लोग 21,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं डिफेंस में। 21,083 करोड़ रुपीस का हमने एक्सपोर्ट किया है 2023-24 में, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, अब एक्चुअली इशू क्या है,
अभी हमारे देश में कि हमारा जो मेजर डिफेंस बजट है ना, वो डिफेंस बजट का एक बहुत बड़ा चंक जो है वो सैलरीज एंड पेंशन में जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो चंक है वो मेंटेनेंस में चला जाता है। तो नया जो डेवलपमेंट है, जो रिसर्च है, R&D पे हमारा पैसा कम जा रहा है। इसको इंक्रीज करने की जरूरत है। जैसे ही R&D पे हमारा पैसा बढ़ेगा तो हम लोग ज्यादा इक्विपमेंट्स को बना पाएंगे। ठीक है। जैसे इंडिया ने भी एक लिस्ट भी निकाली थी कुछ दिनों पहले, शायद लास्ट ईयर, कि उसमें बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स थे जो बैंड है इंडिया के लिए बाहर से इंपोर्ट करना, वो आप खुद से ही डेवलप करना है आपको। हेलमेट्स हो गया, वेस्ट हो गया, बहुत सारी चीजें हैं। और इंडिया बहुत अच्छा मटेरियल बना भी रहा है उसमें, उसको एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल कंट्री इन द सीन ऑफ इम्पोर्ट्स ऑफ डिफेंस। कोई भी कंट्री जो इंडिया से इंपोर्ट करता है, इंडिया जिस भी कंट्री को एक्सपोर्ट करता है, एक रिलायबल है, एक ट्रस्टवर्दी चीज है इंडिया। ठीक है। ये एक फायदा है। दूसरी चीज क्या, आप देखिए, अभी जो शपथ ग्रहण हुआ है उसके बाद सबसे पहला काम इन फर्स्ट 100 डेज क्या होगा? वेलफेयर ऑफ एक सर्विसमैन पे फोकस है। ठीक है। मैंने जैसा भी बताया कि सैलरी और पेंशन हमारे लिए, हमारे लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड विच इज अ वेरी गुड थिंग। क्योंकि इन्हीं लोगों के चलते हमारी सीमाएं, हमारे बॉर्डर एरिया सिक्योर्ड है। इसलिए इन लोगों को प्रोटेक्ट करना सबसे पहला जरूरी। ठीक है। और क्या है कि सेल्फ रिलायंस हमें किस में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में लाना है, मॉडर्नाइजेशन करना है, वेलफेयर करना है सोल्जर्स का, और सर्विंग का भी और रिटायर्ड का भी, दोनों का ध्यान रखना है। ये नहीं कि सिर्फ सर्विंग का, रिटायर्ड का भी ध्यान। यही सारी चीजों के बारे में डिफेंस मिनिस्टर सर ने कहा है। और क्या कहा है कि ग्रोइंग साइलेंस ऑफ इंडियन ओशियन रीजन इन द डिफेंस कैलकुलस, मिस्टर सिंह फर्स्ट विजिट द टर्म वुड बी ईस्टर्न नेवल कमांड। विशाखापट्टनम जाएंगे अभी सर कुछ दिनों बाद। ठीक है। और इंडियन ओशियन रीजन पे भी हमारी नजर बनी रहेगी। खैर ये सब बातें काम की नहीं है। काम की बात है कि हम 50,000 करोड़ का एक्सपोर्ट करने का प्लान कर रहे हैं 2028-29 तक। अभी 21,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर। एक्सपोर्ट से फायदा क्या है? ठीक है। बेनिफिट्स क्या क्या है ये हमने डिस्कस कर लिया। ये है इस आर्टिकल में सारी इंपॉर्टेंट चीज। ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल है चाइनाज ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स अगेंस्ट ताइवान। अब सबसे पहले समझिए ग्रे जोन क्या होता है। चाइना ताइवान तो हम लोग मैप पे देखे भी होंगे, उसको भी समझेंगे। देखो, ये व्हाइट हो गया, अगर ये ब्लैक हो गया, ब्लैक, और ये व्हाइट, इसके बीच का एक जोन है, मतलब ये टोटली ना खुल के लड़ाई कर रहा है, ना ये खुल के एक अच्छा, एक स्मूथ रिलेशन डेवलप कर रहा है। ये ग्रे जोन बना रहा है कि ना हम तुम्हारे से अच्छे ढंग से रहेंगे, ना तुमको रहने देंगे, ना तुमसे अच्छा रिलेशन बनाएंगे, ना खराब रिलेशन बनाएंगे। ठीक है। ये ग्रे जोन वॉरफेयर का सिचुएशन क्रिएट किए हुए है ताइवान और चाइना। चाइना जो है वो ताइवान के साथ कैसे किया है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। देखिए, ये है मेनलैंड चाइना, और यहाँ पे ये छोटा सा आइलैंड नेशन है ताइवान। ठीक है। इन दोनों के बीच में यहाँ पे ताइवान स्ट्रेट आती है। ओके। अब चाइना क्या चाहता है कि वो ताइवान पे कैसे भी कब्जा कर ले, कैप्चर कर ले। और चाइना वन, ताइवान वन चाइना पॉलिसी पे बिलीव भी करता है कि ताइवान जो है वो हमारा ही पार्ट है। और ताइवान जो है वो अपने आप को एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है, और जो कि है भी वो, ऑल्दो बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया उसको अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं की। ताइवान का जो है एग्रीमेंट है यूएस के साथ सिक्योरिटी का, कि ताइवान को सिक्योरिटी यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो चाइना ने क्या कर रखा है कि ग्रे जोन डेवलप किया है। ग्रे जोन वॉरफेयर टैक्टिक्स कर रहे हैं वो लोग, ना खुल के लड़ रहे हैं, ना शांति समझौता कर रहे हैं। ठीक है। और खासकर जो अभी जो नए प्रेसिडेंट बने हैं ताइवान में, अभी इलेक्शंस हुए थे और वहां पे नए प्रेसिडेंट बने हैं, लाई चिंगते। ठीक है। और इन्होंने जब से अज्यूम किया है ऑफिस, उसके बाद से सिचुएशन ये चाइना और ज्यादा खराब कर, क्योंकि ये जो लाई है, मिस्टर लाई है, ये प्रो इंडिपेंडेंस है। वो चाइना के साथ बहुत ज्यादा पीस टॉक करने में, इन सारी चीजों में वो बिलीव नहीं करते। वो एक प्रो इंडिपेंडेंट आदमी है। उनका कहना है कि चाइना बिल्कुल अलग अलग कंट्री है, ताइवान बिल्कुल अलग कंट्री है। ठीक है। और इनकी जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, डीपीपी है,
ये भी उसी स्टैंड पे चलती है कि चाइना से हमारा बस रिलेशन ट्रेड का रहेगा, हम लोग उसके पार्ट बिल्कुल भी नहीं। और ये इसके लिए बहुत फिल्मली स्टैंड लेते हैं। ठीक है। तो इन्होंने क्या इसके अपोजिशन में चाइना ने क्या किया कि ग्रे जॉन वॉरफेयर स्टार्ट कर दिया टू फ्रस्ट्रेट ताइवान इन सस्टेन्ड मैनर। देखो सस्टेन्ड मैनर में अभी तक तो हमने डेवलपमेंट देखा था, ये लोग यहाँ सस्टेन्ड मैनर में फ्रस्ट्रेशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। देख रहे हो कितना ज्यादा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। एक तो पहली चीज कि चाइना की फोर्सेस में कितनी ताकत है, कितनी एबिलिटी है, या वो कितने तैयार है, कितने प्रिपेयर्ड है ताइवान पे अटैक करके उस पे उसको कब्जा कर लेने के लिए, ये तो अभी डिबेटेबल इशू है। बट टाइम टू टाइम चाइना क्या करता है कि अपनी आर्मी को ताइवान बॉर्डर के पास लाके ट्रेनिंग कराएगा, यहाँ पे लाके इस वाले जोन में लाके उसको ट्रेनिंग कराएगा अपनी आर्मी को, यहाँ पे उसके एक्सरसाइजेस कराएगा, प्रैक्टिस कराएगा। इसके चलते एक प्रेशर बिल्ट हो ताइवान के ऊपर, भाई ये अटैक करेंगे क्या हमारे, एक दिमागी प्रेशर, ये लोग मेंटल गेम खेलते हैं, मेंटली परेशान करना। ठीक है। जो उनकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का जो ईस्टर्न कमांड है, उसको ऐसे ऑर्डर्स देते हैं ये कि वहां पे जाके तुमको लड़ना है और ऐसा शो करना है कि तुम उनसे जीत जाओगे, ताकि उनका मनोबल टूट जाए। फिर वहां पे weibo अकाउंट है, उसके थ्रू 3D एनिमेशन वीडियोस चलाना, वीडियोस दिखा के लोगों के मनोबल को तोड़ना, मतलब मेंटल लेवल पे ये गेम खेल रहे हैं कि सबसे पहले लोगों के दिमाग पे ऐसा हावी हो जाओ कि उनको लगे कि भाई हम तो हार रहे हैं। ठीक है, ताइवान ऐसा मान के सरेंडर कर दे। ठीक है। लैंड पे वॉरशिप लगा देना, बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स लगा देना। एक आध बार तो कुछ साल पहले हमने सुना था कि कुछ मिसाइल लॉन्च कर दी जो कि ताइवान से ऊपर जाके पानी में गिरी। ये सब करके उनके ऊपर फालतू का प्रेशर क्रिएट करना। ठीक है। और वहाँ के जो मिनिस्टर है ताइवान के, डिफेंस मिनिस्टर, उनका एक्स अकाउंट जो है, जो पहले ट्विटर हुआ करता था, उसमें उन्होंने कई सारे ऐसे वीडियोस और ये सब डाले कि वहाँ पे पीपल्स लिबरेशन आर्मी के फाइटर जेट्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स मतलब ड्रोन्स या फाइटर्स, ये सारे लोग कैसे उनके बॉर्डर के आसपास बार बार चक्कर लगा रहे हैं, उनको मेंटली हरास करने की कोशिश उनके देश को की जा रही है। ठीक है। इंटेलिजेंस गैदरिंग किया जा रहा है उनके बॉर्डर के आसपास, ये सारी चीजें वो लोग देखते हैं और उसको रिपोर्ट भी किया गया है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे। बट अब चाइना तो चाइना, कौन सुनने वाला है इसका। ठीक है। वो लोग जानबूझ के एक ऐसा नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं, देखो यही है ग्रे जोन वॉर। यहाँ पे डायरेक्ट कोई बंदूक लेके नहीं आ रहा है आपके सामने, ये आपके साथ मेंटली खेल रहा है, आपको मेंटली ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। बट ताइवान भी एक रेजिलियंट कंट्री है, ये भी ऐसा नहीं है कि मान जा रहा है चीजों। इन लोगों ने इतना कोशिश किया कि एक ऐसा नैरेटिव बना दे ताइवानीज टेरिटरी के आसपास, एक ऐसी आइडियोलॉजी को डेवलप कर दे कि सिटीजन्स के पास ही कोई चॉइस ना हो, क्योंकि लास्टली ये कंट्री तो सिटीजन्स बनाते हैं ना, सिटीजन ही रिवॉल्ट कर रहे हैं। चाइना का इस लेवल पे गेम चल रहा है। ठीक है। एक यूट्यूब पे वीडियो उन लोगों ने ऐसा जानबूझ के करवाया ताइवान के आसपास कि वहां का जो एक किनमेन आइलैंड है, उस आइलैंड पे कुछ ड्रोन से चीजें गिराई गई, और जब उसको खोला गया 26 मई को, उसमें क्या लिखा है कि बोथ साइड ऑफ ताइवान स्टेट बिलोंग टू वन चाइना नेशन, ताइवान इंडिपेंडेंस इज डेड एंड, लाइज ताइवान इंडिपेंडेंस इज डेड एंड। ठीक है। डोंट सैक्रिफाइस योर लाइफ फॉर ताइवान इंडिपेंडेंस, डू यू अंडरस्टैंड। इस टाइप की चीजें उन लोग कर रहे हैं। देखो ये है ताइवान और चाइना, मैंने बताई दिया, ये वाला है ताइवान स्टेट, यहीं पे है कि मैंने, जो कि फिलहाल ताइवान के कैप्चर में है। और वहां पे ये सारी चीजें कर रहा है, वो वहां के सोल्जर्स का मनोबल तोड़ रहा है। तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने जा रहा है, मत लड़ो इस देश के साथ। सोचो इनके किस तरीके से मेंटल गेम खेल रहे हैं ये। अगर कोई मेंटली वीक कंट्री रहेगी या मेंटली वीक लोग रहेंगे या वहाँ के सिटीजन्स अगर इससे इन्फ्लुएंस हो गए, कोई मतलब नहीं है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है, सिटीजन जब रिवॉल्ट कर देंगे कि नहीं भाई हमें चाइना के साथ मिलना है, तो फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा किसी चीज का। समझ रहे हैं? ये चीज चाइना कर रहा है फिलहाल। ठीक है। और क्या कर रहा है, तो चाइना कैरट्स एंड स्टिक्स की पॉलिसी फॉलो कर रहा है। कैरट्स एंड स्टिक की पॉलिसी हमने और भी कहीं सुनी हो, कहाँ सुनी है, मॉडर्न हिस्ट्री में।
कैसे, किस पर्सपेक्टिव में सुनी होगी? ब्रिटिशर्स ये यूज करते थे इंडिया के, कैरोट एंड स्टिक। मतलब एक तरफ से वो आपको कुछ अच्छा छोटा मोटा तोहफा दे देंगे, दूसरी तरफ से आप पे एक नया सैंक्शन इम्पोज कर देंगे। यही है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। और यही चीज वहां पे चाइना भी कर रहा है। कैसे कर रहा है? कि वो जो एक पार्टी है वहां की, ताइवान की, उसको स्टिक डिप्लॉय कर देता है। जो डीपीपी जो फिलहाल वहां पे पावर में है, उसको ये स्टिक प्रोवाइड करता है, अपने हिसाब से कैरेट प्रोवाइड करता है, क्योंकि डीपीपी जो है वो चाइना के अगेंस्ट रहती है। और जो दूसरी पार्टी है, ऑपोजिशन पार्टी, उसको कैरेट प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि वो लोग चाइना के साथ मोस्टली इंगेज करते हैं, चाइना के साथ बातचीत रखना चाहते हैं। बट ये लोग बातचीत के चक्कर में भी नहीं है। ठीक है, ये इनका एक मेजर इशू है। इसी तरीके से ये मतलब उन लोगों को ना प्रेफरेंशियल टैक्स लगा देंगे। केमिकल इंपोर्ट जो चाइना करता है ताइवान से, उस पर ज्यादा टैक्स लगा देंगे। इनसे कोई सामान ले रहे हैं उस पर टैक्स कम दे रहे हैं। अलग अलग इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो डेवलप है इनके बीच में, उसको सही से मानेंगे नहीं। इकोनॉमिक कॉपरेशन फ्रेमवर्क अग्रीमेंट है, ECFA, इन लोगों इन दोनों के बीच में, तो उसको ये सही से फॉलो नहीं करेंगे। सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट को बढ़ावा देंगे वहाँ। इस तरीके से चाइना वालों ने ताइवान के आसपास एक ग्रे जोन वॉरफेयर को डेवलप कर रखा है। यही इस आर्टिकल में लिखा है। ठीक है, आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया हो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये मैप भी काफी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो चलते हैं अब अपने अगले आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल इज डोवाल रीअपॉइंटेड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिश्रा टू स्टे पीएम प्रिंसिपल सेक्रेटरी। ये क्या है? प्राइम मिनिस्टर की जो ऑफिस है, PMO जो है, जो जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, और प्राइम मिनिस्टर वहाँ से काम करते हैं, सारे फंक्शंस को देखते हैं, वहाँ के कुछ स्टाफ्स होते हैं, इंपॉर्टेंट स्टाफ। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टाफ है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, ये पीके मिश्रा सर। पीके मिश्रा सर को फिर से रीअपॉइंट किया गया है। ठीक है, इनको फिर से बनाया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी। और हमारे फेमस अजीत डोभाल सर, इनको थर्ड टर्म नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बनाया गया है। सोच रहे हो आप, एक पर्सन को थर्ड टर्म पे बनाया गया है। ये इंसान किस लेवल का होगा, किस लेवल का इनका दिमाग होगा, किस लेवल की इनकी पकड़ होगी फील्ड में। ये अजीत डोभाल सर, ये पीके मिश्रा सर। ठीक है, और भी जो दो लोग थे, अमित खरे एंड तरुण कपूर, इन लोगों को भी रिअपॉइंट किया गया है 2 इयर्स ईच। तो अलग अलग उनके बारे में लिखा है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में मोस्टली पूछा जा सकता है, कि जो भी ये अपॉइंटमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे NSA के हो गए या प्रिंसिपल सेक्रेटरी के हो गए, ये कौन करता है? क्या प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्रिप्शन है, प्राइम मिनिस्टर खुद से कर देते हैं कि चलो भाई आज से ये मेरा सेक्रेटरी, कल से वो मेरा सेक्रेटरी, या फिर प्रेसिडेंट करते हैं, या फिर पार्लियामेंट करती है, कौन करता है? ये जो है अपॉइंटमेंट, ये अपॉइंटमेंट होती है, ये देखो, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, ACC करता है इसको। देखिए, बहुत सारी कैबिनेट कमिटीज हैं, जैसे कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स पे है, फिर CCS है, ठीक है, सिक्योरिटी वाली। इन सब में जो ये वाली कमेटी है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट, इसका काम है अपॉइंटमेंट करना। अब ये देखो, यहाँ पे लिखा है ना अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, मतलब इसमें सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स। और इसको हेड कौन करेगा? प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि देखो, जैसे ही PM अगर किसी भी कमेटी में मेंबर बनते हैं, तो वो वहां पे हेड बन जाते हैं। ये एक कन्वेंशन है, इसको समझिए। ठीक है, तो ACC जो है, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट, इन्होंने ही अप्रूव किया है इस अपॉइंटमेंट को, मिस्टर मिश्रा के, PK मिश्रा सर के, और मिस्टर डोभाल, अजीत डोभाल सर के अपॉइंटमेंट को। और ये थर्सडे यानी कि कल से ही इफेक्टिव हो चुका है। ये दोनों लोग हमारे ऑफिसेस को होल्ड कर चुके हैं। ओके, ये नाम याद रखने की जरूरत है। अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट अप्रूव्स द अपॉइंटमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड अदर पोस्टेड लाइक दिस। ओके,
और इनका जो एसीसी का नोटिफिकेशन होता है, इसको इशू कौन करता है, कौन सा डिपार्टमेंट, कोई मिनिस्ट्री करती होगी, वो है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, टीओपीटी। ठीक है। ये जो टीओपीटी मिनिस्ट्री है, ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही होती है, प्राइम मिनिस्टर के ही अंडर में होती है। कोई स्टेट मिनिस्टर इसको देखते हैं, बट मोस्टली ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर में आती है। और इसके कोई जैसे पहले जितेंद्र सिंह सर थे, अभी कौन है मुझे पता नहीं, तो वही लोग इसको देखते हैं। ओके। और क्या है इसमें इम्पोर्टेंट बात है, इन दोनों लोगों को कैबिनेट रैंक मिलेगा। मतलब जो भी कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है, उसी के इक्विवेलेंट अजीत डोभाल सर को और पीके मिश्रा सर को रैंक मिलेगा। ओके। और ये लोग जो है बाकी अपने अपने काम को देखेंगे, मैटर्स को देखेंगे, ये सब हम लोगों को जनरलिस्टिक चीजें पता। ओके। हमें यहाँ याद क्या रखना है, एसीसी, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। और इसको नोटिफाई कौन करता है, टीओपीटी। ठीक है। चलिए, ये हमारा आर्टिकल। अब छोटी सी चीज है यहाँ पे, कि पाम ऑयल का इंपोर्ट जो है वो बढ़ गया है मई के महीने में। अब मैंने ये इस छोटे से आर्टिकल को क्यों चुना, इसलिए चुना क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा अगर एग्रीकल्चरल गुड्स में हम लोग इंपोर्ट किस चीज का करते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, तो वो आ जाता है हमारा वेजिटेबल ऑयल। इंडिया जो है वो वेजिटेबल ऑयल को बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, ये हमारा वैल्यू में एग्रीकल्चर कमोडिटीज में सबसे बड़ा अमाउंट। ठीक है। और उसका जो है हमारा बढ़ गया है। इंपोर्ट कितना बढ़ा है भाई, 7.63 लाख हो गया है दिस ईयर। पिछले साल जो था वो 4.39 लाख था, 74% के आसपास का इंक्रीज। मतलब इससे हमारा फिजिकल डिफिसिट भी बढ़ रहा है, और हम लोग डिपेंडेंट ज्यादा हो रहे हैं इसके चलते। तो आपको लगा कि यार पाम ऑयल इतना ज्यादा क्यों इम्पोर्ट होता है। पाम ऑयल इतना ज्यादा इसलिए इम्पोर्ट होता है कि हम लोग जितनी भी चीजें खाते हैं, चाहे आप चिप्स खाओ, लेज खाओ, कुरकुरे खाओ, जितना भी फास्ट फूड खाते हो ना, इवन बिस्किट्स खाओ, सबके पीछे जब आप पढ़ोगे ना इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, सब में लिखा आपको मिल जाएगा पाम ऑयल। इवन जो घर में भी हमारे वेजिटेबल ऑयल, मस्टर्ड ऑयल आता है, अगर उसमें भी थोड़ा पाम ऑयल मिक्स होता है। तो इसलिए हम लोग बहुत बहुत ज्यादा इसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, खासकर ये इंडोनेशिया मलेशिया वाली कंट्रीज से इसका इम्पोर्ट ज्यादा है। ठीक है। इसलिए हमें ये चीज याद रखने की जरूरत है कि सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर इम्पोर्ट किस चीज का होता है, वैल्यू, पाम ऑयल। ओके। तो यही था आज का डिस्कशन। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। जैसा भी आपको सेशन लगा हो, आप फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी कल के पेपर के डिस्कशन के साथ फिर आपको मिलूंगा। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। साइनिंग आउट, ओजस शंकर।